5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो गया है। 7 दौर में मतदान, लेकिन 7 दौर में केवल उत्तर प्रदेश, 2 दौर में मणिपुर और बाकी सभी राज्यों में एक एक दौर में मतदान हो जाएगा। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी से इसकी शुरुआत और 10 मार्च को मतगणना का दिन। पोलिंग बूथ में 16% का इजाफा किया गया है। 16% का इजाफा ये साफ संकेत है कि कोविड को लेकर इस बार। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मौसमी है, 15 जनवरी तक कैंपेन पर कर्फ्यू। आपके साथ मुझे लगता है कुछ लोग मौजूद हैं, बातचीत कीजिए, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अंजना, पिछली बार जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका रही थी कोविड की दूसरी वेव को लेते हुए, तो काफी फटकार पड़ी थी चुनाव आयोग को। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा था कि जो रैली सुपर स्प्रेडर के तौर पे काम कर रही थी उन पर कार्रवाई नहीं की गई, उन पार्टियों पर। उसके मद्देनजर अगर आप देखें तो जो रैली को लेके जो नियम कायदे और गाइडलाइंस हैं वो अपने आप में काफी कठोर है। 15 जनवरी तक तारीख साहब एक पाबंदी है रोड शो, बाइसिकल रैली और तमाम बड़ी रैलियों पर, और 8 से 8 का भी नियम रखा गया है। क्या कहेंगे, आप लोग संतुष्ट हैं कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर? बिल्कुल, हम लोग तो शुरू से कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि जो भी चुनाव का और कोविड का जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उसको सख्ती से उस पर अमल किया जाए। हम लोगों ने पिछले साल देखा, आसाम में हो या बंगाल में हो और दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुए, वहाँ प्रोटोकॉल का कोई ध्यान नहीं रखा गया। और एक तरह से प्रियंका गांधी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली कर रही हैं। उन्होंने पहले ही पाबंदी लगा रखी है, पर क्या आपको लगता है ये पाबंदी काफी होगी? और दूसरी तरफ नफरत की स्पीचेस पे और हेट स्पीचेस पे सोशल मीडिया पर भी खासतौर से चुनाव आयोग ने कहा कि सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, अगर चुनाव आयोग पूरे दमखम से चुनाव लड़ने वाले। सर, पंजाब को एक फेज में ही किया गया है, तो लगता है कि पंजाब का चुनाव ज्यादा अहम माना जा रहा है। देखिए, 2012 और 2017 की दृष्टि से यदि हम आकलन करें तो पंजाब का चुनाव हमेशा एक ही फेज में होता है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को जो 2012 में 9 फेजेज में हुआ था, 2017 में 8 फेजेज में हुआ था, उसे एक और फेज घटा करके 7 फेजेज में करने का निर्णय किया है। चुनाव करना, चुनाव की तारीखों का ऐलान करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। इलेक्शन कमीशन ने जो तिथियां तय की है, हम उन तिथियों पर पूरी तैयारी के साथ में चुनाव के मैदान में जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो चुनाव होगा वो डिजिटल पे ज्यादा फोकस है। रैलियों पे, नुक्कड़ों पे, साइकिल रैलियों पे, इवेंट कैंपेन डोर टू डोर करना है, उसमें भी प्रतिबंध लगाएगा कि 5 लोग से ज्यादा कैसे होगा? देखिए, जिस तरह के हालात दुनिया में और देश में हैं, कोरोना के केसेस की संख्या जिस तरह से एकदम से बढ़ी है, हम सब ने देखा है कि पिछले 8 ही दिनों में 9,000 से बढ़कर के हम 1 लाख से कहीं अधिक तक पहुंच चुके हैं प्रतिदिन केसेस की दृष्टि से। तो निश्चित ही ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान करके और साथ में इन व्यवस्थाओं का ऐलान करके उन सारे लोगों की राजनीतिक चर्चाओं पर विराम लगा दिया है जो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अलग अलग तरह के कयास लगाते थे कि चुनाव पोस्टपोन करने के लिए सरकार काम कर रही है, सरकार चुनाव पोस्टपोन करना चाहती है, समय पर नहीं कराना चाहती है। मुझे लगता है कि उन सारे आकलनों पे, उन सारी चर्चाओं पर विराम लगाए। अब सभी पॉलिटिकल पार्टियों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सब लोग सौहार्द को बनाए रखते हुए चुनाव में जाएं, इसकी आवश्यकता है। सर, जिस तरीके से अब डिजिटल पर फोकस रहेगा, जिस तरीके से डिजिटल की बात हो रही है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो सभी राजनीतिक दलों को फंडिंग दे, क्योंकि बीजेपी से मुकाबला करना मुश्किल है। बीजेपी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत पहले से इस्तेमाल कर रही है और हम लोग के लिए अब मुश्किल हो जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? चलिए, कम से कम अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। भगवान उनकी राह आसान बनाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, कि दूरदृष्टि पूर्ण नेतृत्व की पार्टी है और हमने भारतीय जनता पार्टी को समय के साथ समय के कदम ताल करते हुए चलने के लिए हमारे नेतृत्व ने हमेशा तैयार रखा है।
आपको लगता है कि चुनाव से कुछ देर पहले डीजीपी बदले गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार ने 10 ही दिन पहले, जब सरकार चन्नी साहब सरकार में आए थे, उसके बाद में वहां सरकार के मुखिया और सरकार जिस पार्टी के उसके मुखिया के बीच में एक लंबा विवाद हम सब ने देखा था। और डीजीपी, एजी, इन सब को बदलने, कौन किसकी मर्जी का रहेगा, इसको लेकर के लंबी जो है बहस देश ने देखी थी। 15 ही दिन पहले एक नए डीजीपी बनाए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से यूपीएससी के नियमों के तहत न अनुकूल न होने के कारण से उनका पैनल में नाम नहीं था, इसलिए वो डीजी के पद पर नहीं बने रह सकते थे। नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्टिंग की है और मैं चाहूंगा, ये अपेक्षा करूंगा कि नए डायरेक्टर जनरल, पंजाब में जिस तरह के हालात हैं, अभी हाल ही में 2 दिन पहले 5 तारीख को हमने जिस तरह की परिस्थितियां पंजाब में देखी है, कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, पंजाब की पुलिस ने जिस तरह से एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह काम किया है, इलेक्शन कमीशन से भी मैं अपेक्षा करूंगा और पंजाब के नवनियुक्त डीजीपी से भी अपेक्षा करूंगा, पंजाब के सरकारी अमले से भी अपेक्षा करूंगा कि संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुसार जो है वो इंश्योर करेंगे। So the election commissioner said that they would be reviewing the status of rallies after 1 week, sir. How do you see this? They will be reviewing the situation of pandemic situation of COVID infection and the rate of increase in the infection, and thereafter after they will take a call about organizing rallies and the road shows and other political events. I welcome this initiative and step taken by the election commission. एक सवाल, पंजाब में जिस तरीके से रैली के दिन जो बसों को रोका गया, जो एक घटना हुई महत्वपूर्ण, उसके अलावा बसों को रोका गया, कई जगह पोस्टर फाड़े गए, तो क्या आप मांग करेंगे कि सेंट्रल फोर्सेस को लगाया जाए चुनाव? देखिए, ये महत्वपूर्ण घटना नहीं थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और देश के 135 करोड़ लोगों ने, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के होंगे, शायद कुछ लोगों का साहस नहीं होगा कि अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के चलते हुए खुले में आकर के इसकी निंदा करें, लेकिन अकेले में बैठ करके शायद हर एक व्यक्ति ने इसकी निंदा की होगी। देश का प्रधानमंत्री का पद जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, उनकी सुरक्षा के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुई, भारत का रहने वाला व्यक्ति चाहे कहीं भी दुनिया में होगा, उसका मन व्यथित और चिंतित हुआ होगा। जहां तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का विषय है, एडिकेट सेंट्रल फोर्सेस अब जो है वो डिप्लॉय की जाएंगी। और तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि जो भी गाइडलाइंस नई जारी की गई उन सबका पालन होगा। जो बड़ी बातें आपको बता दें, फिर चलेंगे कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। 15 जनवरी तक रैली, रोड शो, सब पर पूरी तरह से रोक है। 16% बूथ्स में इजाफा किया गया है ताकि कोविड को देखते हुए ज्यादा भीड़ ना हो। इसी के साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। कोविड के दौर में ये चुनाव हो रहा है, तभी मंजूर हाशमी की 2 लाइनें बोली आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि उम्मीद हो तो तमाम, उन्होंने क्या कहा था, यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवा की ओट में भी चिराग जलता है। तो चिराग को जलना है, उनको भी एहसास है कि चिराग हजार लोग करीब रहेंगे एक बूथ पर अगर जाएंगे, और अगर प्रति घंटे के हिसाब से देख लीजिए तो वो अनुपात अच्छा रहता है। 100 से अंदर होते हैं वो लोग जो वोट डालने किसी भी बूथ पर जाएंगे। 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी पहले 5 दौर का चुनाव, फिर 3 और 7 मार्च को, और 10 मार्च को काउंटिंग हो जाएगी। कुमार अभिषेक हमारे साथ इस समय है। नेताओं के लिए भी ये एक बहुत नया अनुभव होने वाला है अभिषेक, और वोटरों के लिए तो रहेगा ही, लेकिन 15 जनवरी तक हम आएंगे आपके पास, लेकिन अखिलेश यादव इस समय बोल रहे हैं इसी पर, पहले सुन लेते हैं। लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे, जो चुनाव लड़ने वाले थे उनके पर्चे छीनने गए। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से गरीब माताओं बहनें जो फॉर्म भरना चाहती थी, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी छीन ली गई। कोविड के समय पर देखा है लोगों ने कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतजार कर रही थी, किसान इंतजार कर रहा था, व्यापारी इंतजार कर रहा था, नौजवान इंतजार कर रहा था।
10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तो चुनाव के शुरू होने में लगभग सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उस समय कोविड आ गया है, जिसके चलते 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई। खाली 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन और वर्चुअल को भी प्रोत्साहन किया जाए। 15 जनवरी तक किस तरह से देखते हैं, जो क्योंकि समाजवादी के भी कई प्लान थे रथ यात्रा। इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रखी उनका शर्तों का पालन होगा, और अगर वो डोर टू डोर कम लोगों के साथ और जो नियम बने उनका पालन करते हुए प्रचार करना होगा तो प्रचार करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार यहां पर मनमानी करेगी। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा कि किसी भी नियम को इस सरकार ने नहीं माना। इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें। सर, एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। आज आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये पूछा गया कि अगर वर्चुअल के लिए, जैसे अभी 15 तक है, उसके बाद भी अगर वर्चुअल के लिए कह दिया जाता है कि वर्चुअल रैलीज करनी है, तो आप किस तरह से देखते हैं? आपने ये कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेंगे फंड की, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोविड के समय पर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम नियमों को और तमाम नियम बनाए हैं। मेडिकल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगह पर मेडिकल ऑफिसर भी नोडल ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि कोविड होगा या कोविड फैलेगा, और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीजें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे? इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। सर, लेकिन ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि वर्चुअल का सहारा अगर बीजेपी भी लेगी, सारी पार्टीज लेगी, तो बाकी लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों उनको फंड की जरूरत पड़ेगी? मैं ये चाहता हूं कि सभी पार्टियों को मौका मिले, और इलेक्शन कमीशन ये कहे कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बराबर से देखना चाहिए। मतलब बीजेपी पहले से इसमें मजबूत है? बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है। इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज्यादा नहीं मिलते हैं। अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वर्चुअल रैलीज हैं, कार्यक्रम करने में हम लोगों ने तो देखा है कि किस तरीके से एड दिए गए हैं, सरकारी पैसे खर्च किए गए हैं, क्योंकि कल ऑबलाइज किया गया है चैनल, आज भी ऑबलाइज होंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। अगर स्पेस नहीं मिलता है तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टीज वो संसाधन नहीं जुटा पाएंगी अपना स्पेस के लिए। धन्यवाद। तो अखिलेश यादव सीधे सीधे सवाल खड़ा करते हुए वर्चुअल रैली को लेकर वो बोलते हुए कि इसमें एज मिल जाएगा जो सत्ताधारी पार्टी है, ये एक बड़ी परेशानी बन सकती है। चुनाव आयोग को लिखने की भी वो इस पर तैयारी कर रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपके साथ लगता है कोई वहां मौजूद है? प्रतिक्रिया लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ, हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, जो कि जिन पर इस बार की बीजेपी की नैया पार कराने की जिम्मेदारी है। प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के। डेट्स आ गए, चुनाव आयोग की तरफ से नए गाइडलाइंस भी आ गए। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने हैं, और अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि 10 मार्च बीजेपी साफ। खास करके समाजवादी पार्टी ने अपना टैगलाइन दिया है, और उन्होंने ट्वीट भी किया। मैं चुनाव आयोग का हृदय से स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और 2022 का चुनाव देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जो डबल इंजन की सरकार है आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का नीचे गरीबों को लाभ हम पहुंचाए हैं, और भ्रष्टाचार मुक्त कानून का राज है, जिस प्रकार जनता की सेवा किए हैं, ये स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस यानी 300 पार हम करेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे और गरीब की सेवा करेंगे। दम से मैं कह सकता हूं इसलिए कि पहली बार 70 सालों के बाद, और सपा बसपा ने 15 सालों तक इस राज को लूटा है, कांग्रेस ने लूटा 70, और फर्क साफ है। आप उनका गुंडागर्दी देख सकते हैं और योगी सरकार का नेतृत्व, कानून का राज देख सकते हैं।
उनके राज्य में बिजली कभी नहीं आता था, 3 जनपदों को बिजली मिलता था, मैं 24 घंटा बिजली दिया। और मेडिकल कॉलेज देखते हैं, गरीबों का कल्याण देखते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक गरीब को आवश्यकता क्या है? पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, गैस का कनेक्शन, और उसको जब कष्ट में हो तो राशन। आप दावे कर रहे हैं कि आप जीतेंगे, 2022 में भी आप दोबारा जीत करके आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने कई बातें कही हैं। एक बात उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, चुनाव आयोग इस चीज को देखे कि 2022 के चुनाव में यह दुरुपयोग ना हो। सपा की गुंडागर्दी आपने देखा है, उनका पंचायत का चुनाव देखा है, प्रधानी जिला पंचायत सीधे लूट लिया था, इसलिए जनता ने उसको नकारा, तभी तो सत्ता के बाहर हुए। जबरदस्ती जो जीत रहे थे चुनाव, उनकी प्रधानी का छोड़ाकर दूसरे को प्रधानी का प्रमाण पत्र दे दिया, जिला पंचायत का प्रमाण पत्र दे दिया। बीजेपी में सब नहीं होता भाई, कानून का राज है। ये बताइए शासन में ये बताइए कि रैलियां जब चुनाव आयोग सख्त गाइडलाइन के साथ सामने आया है, वर्चुअल रैलियां कराना सबके लिए संभव नहीं है, बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए संभव है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, आखिर जब लोग कैंपेन नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है? तमाम पार्टियां उतनी इक्विप्ड नहीं है कि वो वर्चुअल रैलियां कर सकें, लोगों से डिजिटली कनेक्ट हो सकें, तो उनके लिए अलग से सोचना चाहिए। देखिए, जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का हम सब पालन करेंगे और 100% पालन करेंगे। चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाएगा उसका 100% पालन करेंगे। संगठन का मेरा ढांचा मजबूत है, चुस्त है, दुरुस्त है, और मैं बूथ स्तर पर संपर्क करेंगे, लाभार्थी से संपर्क करेंगे, लोगों से, क्योंकि लड़ाई कामदार नामदार की है, और कामदार नामदार की लड़ाई है। जो केवल नाम करते हैं, केवल ऐसे घराने में पैदा हुए हैं और एक गरीब परिवार में जन्म लेकर लोगों की, गरीबों का। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, हम आपके पास लौट रहे हैं। चुनाव के ऐलान के बाद योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। ये है योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जो पहली प्रतिक्रिया अपनी दी है चुनावी घोषणा के बाद। हम आपको बता दें तारीखों का ऐलान, जिसमें 7 फेजेस में यूपी हो रहा है, और हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। देखिए, इस बार पहली बार जो बड़ी बातें हैं उनमें से एक है कि इस बार पहली बार कोरोना संक्रमित भी वोट डाल पाएंगे, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो, लेकिन इसी के साथ जो कोरोना पॉजिटिव है वो भी बैलेट वोट अपना डाल पाएंगे। तो हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करें तो आपको बता दें 7 चरणों में चुनाव होगा। 10 फरवरी, 14, 20, 23, 27, 3, 7 मार्च, और फिर 10 को गिनती। तो 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच 1 महीने में पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। चुनावी जो आप देखेंगे जबरदस्त रण, चाहे वो इन 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें बूथ्स में जबरदस्त इस बार इजाफा किया है, कोरोना संक्रमित इस बार वोट कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ी है। जल्दी से आपको बता दें 25 लाख 24.9 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं टोटल, और महिलाओं में 11.4 यानी लगभग 11.5 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। अब हम उत्तराखंड के डेट्स बताएं। उत्तराखंड देखिए, एक ही दौर में वहां पर मतदान होना है, यानी कि उत्तर प्रदेश में तो हम 7 दौर में मतदान देख रहे हैं, मणिपुर में 2 दौर में होगा, लेकिन उत्तराखंड में एक ही दौर में यह खत्म हो जाएगा। अब कैसे होगा वो इस हिसाब से होगा कि बूथों की संख्या, चूंकि 5 राज्यों के हिसाब से अभी चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि वहां पर उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि 1000 से अधिक मतदाताओं को आने की गुंजाइश न रहे एक पोलिंग बूथ पर, और भीड़ कहीं पर भी कभी भी इकट्ठी न हो। और इसीलिए 14 तारीख को यहां पर चुनाव है, 10 मार्च को यहां पर मतगणना है, लेकिन बाकी राज्यों की भी हम आगे बात करते हुए चलते हैं। 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, और ये अगला राज्य जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं वो है पंजाब। पंजाब में भी चुनाव है, और पंजाब में भी एक ही दौर में आप चुनाव आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो है 14 फरवरी। पंजाब, उत्तराखंड याद कर लीजिए, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा तीनों में एक बार में खत्म। सिर्फ मणिपुर है जहां पर 2 फेज में है, 27 और 3 तारीख को, और यहां उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से जो शुरू होगा अगले 10 से, वो लगातार चलेगा 7 मार्च तक, और फिर 10 को गिनती हो जाएगी 7 फेज में यूपी में। तो ये पंजाब, उत्तराखंड, गोवा तीनों जगहों पर 14 फरवरी को वहां पर वोटिंग होगी और 10 को
काउंटिंग होगी। 14 फरवरी को वैसे भी गोवा में पार्टीज बड़ी होती हैं, लेकिन इस बार पार्टियों की पार्टी किसकी होगी वो 10 मार्च को उन्हें पता चलेगा, क्योंकि मतदान तो 14 फरवरी को वहां पर है गोवा में। अब आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जरूरी भी था कि 7 दौर में मतदान हो, और सिर्फ कोविड नहीं बल्कि सुरक्षा के हिसाब से भी देखना होता है, और इसीलिए मणिपुर में हम 2 दौर के चुनाव जरूर देखेंगे। तो ये 4 राज्यों को आपने देखा, और अब मणिपुर की तारीखें भी आपको बता देते हैं। वहां पर 3 तारीख को 3 मार्च को वहां पर आप वोटिंग देखेंगे, और इसके बाद जो 2 दौर में हम चुनाव की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें मणिपुर में 2 दिनों में चुनाव होना है। 27 फरवरी भी मेरा ख्याल है 27 और 3 तारीख है, इसको ठीक कर लीजिए। 14 फरवरी को वहां पर नहीं है वोटिंग, वहां पर 27 तारीख को है और 3 तारीख को है। लास्ट में एंड में जाकर, मतलब मार्च का महीना, फरवरी का महीना जब खत्म हो रहा होगा तो 27 फरवरी और फिर 3 मार्च, और उसके बाद 10 को यहां पर भी गिनती हो जाएगी। जो हम लोग पर बूथ की बात कर रहे थे कि 1000 के आसपास गिनती इस बार की गई है, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा है कि उत्तराखंड में कोशिश हो रही है कि 700 भी नीचे 699 लोग ही एक बूथ पर हो, और उत्तर प्रदेश में 862। तो कोशिश यह है कि 1000 से ज्यादा लोग एक बूथ पर नहीं हो, इकट्ठा नहीं हो ज्यादा। 16% बूथ्स में इजाफा किया गया है। 11.5% पहली टाइम महिला वोटर्स, इस बार फर्स्ट टाइम फीमेल वोटर्स है। महिला वोटों पर बहुत इस बार ध्यान दिया। कठिनाई तो बहुत सारी है, कठिनाई बहुत सारी है, और उसमें अगर एक गाइडलाइंस जारी की गई है, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। प्रेम शुक्ला जी, अगर ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि एक तो 15 जनवरी तक कुछ नहीं और उसके बाद डायनामिक स्थिति है, यानी देखा जाएगा क्या हो सकता है। अब ऐसे में अखिलेश यादव इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि उन पार्टियों का क्या जिनके पास कोई ढांचा वैसा नहीं है, किस तरीके से ऑनलाइन प्रचार ऐसे किया जा सकेगा कि लोगों तक बात पहुंच सके। क्या यह समस्या है? क्या यह समस्या के तौर पर देख रही हैं राजनीतिक पार्टियां? क्या आप देख रहे हैं? देखिए, जो कि समाजवादी पार्टी के पास जो है किसी प्रकार का सांगठनिक ढांचा नहीं है, उनके पास सिर्फ बाहुबलियों का एक समूह है। ऐसे में उनको संकट होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, इस तरह की योजनाएं हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए कर्तृत्व है। इसलिए जिसने काम किया है उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसने सिर्फ नाम ही नाम जपा है और सिर्फ अपने पिता के नाम पर और पिता के पुण्य पर जिसकी राजनीति चल रही है, वो निश्चित तौर पर संकट में होगा। तो जिसका जनता से जुड़ाव पूरे 5 वर्षों तक रहता है, उसको इस फॉर्म में भी काम करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। प्रभु, यहाँ तो डिजिटल प्रमुख की बात हो रही है ना, ये तो यहाँ तो डिजिटल प्रमुख की बात हो रही है। सही बात है कि आप लोगों के पास पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख सब है। ये तो डिजिटल प्रमुखों की लड़ाई होगी, व्यूज पर लड़ाई होगी कि हमारे रैली के इतने व्यूज हुए, वहां पर इतने लोग जुड़े थे। ये एक अलग किस्म की रेस है। उसमें कहा जाता है कि आपका बाहुबल चलता है। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, डिजिटल प्रमुख भी उसी के पास ज्यादा होंगे जिसके पास कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होगी। जो कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होगी, जिनके समर्थकों की संख्या ज्यादा होगी, जिनकी जनता में लोकप्रियता ज्यादा होगी, उसको लाइक्स भी ज्यादा मिलेंगे, उसके रिट्वीट्स भी ज्यादा मिलेंगे, उसको लगातार जो है डिजिटल पर देखने वाले व्यूज भी ज्यादा मिलेंगे। तो ये होने के लिए आपके पास एक तंत्र होना चाहिए जो 5 वर्षों तक काम करे। एक अचानक चुनाव के समय जो जाग जाएगा, बाकी 4 साढ़े 4 वर्ष जो क्वारंटाइन रहेगा, क्या उसके साथ जनता का जुड़ाव उतना गहरा संभव है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 वर्ष लगातार काम करता, हमारा नेतृत्व जो है सतत अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क रखता है और कार्यकर्ताओं को सतत जो है जनसेवा के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। काम करता है, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के पास तंत्र खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी, आपको ध्यान होगा, हम डिजिटल रैलियां कर रहे थे और विरोध और डिजिटल रैलियां जब काम करते हैं या इलेक्शन मोड में रहते हैं, क्योंकि विपक्ष तो यही आरोप लगाता है। सिद्धार्थ नाथ सिंह इस वक्त हमारे साथ मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, तारीखों का ऐलान हो गया है 7 फेज में, जो शुरू होगा 10 फरवरी से 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का। तैयारी कैसी है? और इसी के साथ वर्चुअल जो रैलीज की बात हो रही है या रोड शोज पर रोक है, उसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग को लिखेंगे। ये अन्याय है छोटी पार्टियों के साथ। आप लोगों का बाहुबल चलता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। ये डिजिटल बाहुबल एक नया शब्द मैंने सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम लोग की तैयारी पूरी है। हम लोगों के यहाँ सभी एक प्रकार से जो रैलियां करनी थी वो हम लोग ने करी है, और ये हमारा सौभाग्य है कि जो टाइम फ्रेम था
इलेक्शन कब से अनाउंस होंगे, क्योंकि ये समय पे हो रहा है, तो उसके पहले ही हम लोग ने सब अपना कर लिया था। अब जो लोग अपने घर एसी कमरे में बैठ के ट्वीट कर रहे थे वो निकले नहीं, तो अब वो जब लेट निकले तो उनका रथ कहीं ना कहीं रुक गया है, तो उनको कठिनाइयां हो रही हैं। तो अब उस कठिनाई का समाधान भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर सकती, आप ही स्वयं कर सकते थे। अब इसमें इलेक्शन टाइम पे है ना, आप इलेक्शन कमीशन को दोष दे सकते हैं। ये एक सिद्धार्थ जी, हमेशा ये कहा जाता है कि जमीन पर उतरो तभी पता चलता है कि जमीन की हकीकत क्या है। क्या एक राजनेता के तौर पर थोड़ी मुश्किल भी आने वाली है इस समय? क्योंकि आमतौर पर जब हम रैलियों में भीड़ देखते हैं, हालांकि उस पर सवाल भी बहुत सारे जो विरोधी हैं वो उठाते हैं, लेकिन रैलियों की भीड़ को देखकर एक आकलन हो जाता है कि हवा किस ओर बह रही है। क्या वर्चुअली अगर एक नेता जुड़ने की कोशिश करेगा, मुद्दों को रखने की कोशिश करेगा, तो हम कतार में खड़े उस अंतिम व्यक्ति की भी बात यहां पर जरूर करना चाहेंगे जिसके पास शायद एक्सेस नहीं है उस इंटरनेट का, जिन तक आप लोग बात पहुंचाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इसका इन्होंने जो बैन करा है इलेक्शन कमीशन ने, वो बैन करा है रैलियों को, बैन करा है उन्होंने पब्लिक बड़ी मीटिंग्स को बैन करा है। मगर आप डोर टू डोर करना चाहें एक सिस्टम के माध्यम से, इंडिविजुअली कोई जाता है तो उसको पांच, वही तो कह रहा हूँ, पांच तो कह रहा हूँ, इंडिविजुअली भी बोल रहा हूँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब इसी में अभी आपका मैं सुन रहा था, जब पन्ना प्रमुख की बात हो रही थी, तो ये पन्ना प्रमुख यहीं पे काम आ जाएगा। वो पन्ना प्रमुख जिसको 40 से 50 घड़ी जाके देखने हैं, जो उसके गली पे हैं या कहाँ हैं, उसने तो उसको नाप लेना है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग 40 लाख पन्ना प्रमुख, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे अपने क्षेत्र में जो प्रयागराज है, मेरे 8000 पन्ना प्रमुख हैं, वो बने हुए हैं, वो हमसे डिजिटली कनेक्टेड है, मैं उनके साथ वर्चुअली कभी भी जुड़ सकता हूँ। वो हमारा पूरा सिस्टम तैयार है, और मेरा ही नहीं, हर विधानसभा में तैयार है। वो जब नीचे उतरते हैं, उनको 50 घर जाना है, 2 लड़के जाएंगे, वो कुछ भी करें, वो एक प्रचार प्रसार का पूरा माध्यम है। तो ये भी एक कनेक्ट है। तो जब कनेक्ट करना है तो एक व्यक्तिगत जो कनेक्ट होगा वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो मुझे नहीं दिखता कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें दिक्कत आएगी। हाँ, जिन पार्टी को दिक्कत हो रही है, जिन नेताओं को दिक्कत हो रही है, जो लिखना चाह रहे हैं चुनाव आयोग को, वो सोचना चाहिए था कि टेक्नोलॉजी आपने क्यों नहीं अपनाई, और आपने टेक्नोलॉजी अपनाई नहीं। आपको जो पैसे थे वो इकट्ठा करके दीवारों के पीछे गाड़ रखे थे, शायद उनको यहां पे इस्तेमाल करते तो आपकी पार्टी को आज लाभ होता। चलिए, ठीक है। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आपके पास संजय जी आते हुए जल्दी से एक एक करके जो तीनों पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ जी उनके भी कुछ सवाल रहेंगे, आपके लिए दिलचस्प होगा ये पूरा इंटरैक्शन। संजय जी, आपके पास आते हुए 7 फेजेस में 1 महीने में, और ये जो रैलियों पर बैन है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे सुबह से, अब तो सच्चाई हो गई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अब इसी तरीके से अपना करना पड़ेगा। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन कोविड की महामारी का वो परेशानी है जिस पर चुनाव आयोग हाथ खड़े कर देगा कि मानना ही पड़ेगा। नहीं अंजना जी, देखिए, रैलियों पे पूरी तरह से बैन तो 15 जनवरी तक है, उसके बाद बैन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसके बाद रिव्यू करेंगे। लेकिन जिस बात की चर्चा हम सुबह भी कर रहे थे कि अगर आप सिर्फ वर्चुअल रैली करेंगे तो बड़ी पार्टियों को इसका फायदा होता है, छोटी पार्टियों को इसका नुकसान होता है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इस समय इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। तो इसकी दिक्कत तो रहेगी छोटी पार्टियों को, और बड़ी पार्टियों को इसका फायदा होगा। बड़ी पार्टियों को जब वर्चुअल रैली नहीं होती थी, जब एक्चुअल रैली होती थी, उसमें भी फायदा होता है, उसमें भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, और रिसोर्सेज भी बड़ी पार्टियों के पास ही ज्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो एक तरह से अनइवन ग्राउंड है, वो थोड़ा अनइवन और बन जाएगा। जो घोषणाएं हुई हैं, जो जिस तरीके से अब आने वाले दिनों में, क्योंकि असामान्य परिस्थितियों में असामान्य कदम वो तो उठा लिए गए हैं, लेकिन अब जो राजनीतिक पार्टियां अपनी आशंकाएं जाहिर कर रही हैं, उस पर आपका क्या टेक है? और इसी में एक सवाल मैं जोड़ रही हूं सर, वो बजट वाला मुद्दा एक पत्रकार ने वहां उठाया था कि बजट होगा, उसमें अगर कुछ फ्रीबीज अनाउंस होते हैं, कुछ होता है, तो उससे मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है सरकार है उसको फायदा होगा। उस पर क्या कहना है? प्रभु चावला जी, आप सुन पा रहे हैं?
मेरे को हाँ, मैंने समझा आप उनसे पूछ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, आप बजट का जी पहली बार नहीं है कि बजट आ रहा है इलेक्शन के बीच में। पिछली बार ही बजट आया था। सिर्फ जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है वोट रेफरेंडम दिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड की बजट का कोई स्टेट इलेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं होता, वो स्टैंड बिल्कुल ठीक है। उसमें कई फायदे दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो लोग देना चाहे तो दे सकते हैं। तो ये सारे चुनाव के अंदर एक चीज आपने नोट नहीं की है, जो हाईलाइट होने वाली बात है कि पहली बार क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड हर पार्टी अपनी वेबसाइट पे डालेगी नॉमिनेशन से पहले। ये एक बहुत बड़ी घोषणा की है चुनाव आयोग ने। मेरे नॉलेज में ये बात नहीं थी पहले। ये था कि एफिडेविट में लोग फाइल करते थे, और ये भी लिखना पड़ेगा कि आपने इनको क्यों चुना। ये एक बड़ा सुधार किया है इलेक्शन कमीशन ने, जिसका यूपी से संबंध ज्यादा है, क्योंकि यूपी के अंदर देखेंगे 70-80% कैंडिडेट्स हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल कैंडिडेट्स रिकॉर्ड हैं, और उनको उसके अंदर रखना पड़ेगा। और जहां तक कि प्रचार की बात है, अनियमन तो होगा। जैसे संजय कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि बड़ी पार्टियों को फायदा होगा इसके अंदर, कि उनके पास साधन भी हैं, पैसा भी है, प्रचार करने के लोग भी हैं, जुड़े हुए भी लोग हैं। परंतु क्योंकि अलायंस का जमाना है, जैसे अखिलेश जी शिकायत कर रहे थे, अखिलेश जी अपने प्लेटफॉर्म पे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने यूज की है। वो अपने छोटी पार्टियों को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार करा सकते हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सर एक सेकंड जरा, ये जो ट्रेंड है उस पर मैं लौट रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी सबसे एक रिएक्शन। संजय, क्या ये तय हो गया पिछली बार की तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल की तरफ जो चुनाव का, इस पर क्या कुछ स्पष्टता अभी तक आई है? किस तरफ से शुरू होगा रीजन वाइज? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले जाटलैंड में इलेक्शन होंगे। पहले चरण में जाटलैंड में चुनाव होंगे, और उसके बाद आखिर में गाजीपुर की तरफ चुनाव होंगे। और ऐसे में चुनाव आयोग ने कहा है कि सीटों का बराबर वर्गीकरण किया गया है, ताकि सबसे पहले ये सहारनपुर को छोड़ दें तो बाकी पूरा जाटलैंड पहले चरण में होगा। फिर धीरे 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 वो पीछे की ओर, पूरब की ओर बढ़ते हैं, और सबसे आखिर में गाजीपुर वगैरह का इलाका होगा, यानी पूरब का पूरा इलाका होगा। जैसा कि चावला जी बता रहे थे, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का अपना KYC है, नो योर कैंडिडेट, और ये पहले से ही ये नियम बना हुआ है। और जिसमें लेकिन इस बार ये सवाल उठा कि इसमें सख्ती क्या होगी, तो इनका कहना है कि 3 बार, जो पहले से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये तय किया गया, जिसमें 3 बार पार्टियों को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जितने कैंडिडेट्स हैं उनकी सारी डिटेल यानी जन्म कुंडली डालनी पड़ेगी, और ये बताना पड़ेगा कि आखिर बाकी इनका ही चुनाव कैंडिडेशन के लिए क्यों किया, ताकि जनता को अधिकार है लोकल मीडिया में, टीवी चैनल्स पे, अपनी वेबसाइट पे, अखबारों में विज्ञापन देकर ये बताना पड़ेगा कि आखिर हमने ये कैंडिडेट क्यों चुना है। बिहार में और बंगाल में है तो बहुत दिलचस्प, लेकिन नियमों का क्रियान्वयन कैसे होता है वो देखना होता है कि आप विनेबिलिटी को एक रीजन नहीं डाल सकते हैं, यानी कि जीत सकता है ये उम्मीदवार इसीलिए हमने इसे टिकट दिया, ये नहीं हो सकता। ये बहुत दिलचस्प है। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी की ओर से जुड़े हैं। सतीश जी, बीएसपी किस तरीके से देख रही है ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिस तरह से ये चुनाव होने वाले हैं? नहीं, देखिए श्वेता जी, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक महापर्व के रूप में बहुजन समाज पार्टी देखती है। तमाम सुविधाएं हैं। महामारी के दौर में जिस तरह का इलेक्शन कमीशन ने जो बातें रखी है, हम उनकी बातों से सहमत, लेकिन कुछ चीजें के ऊपर सवाल जरूर उठाएंगे कि तमाम जो दल है, जो जिनके पास संसाधन कम है, उनको कहीं ना कहीं इस डिजिटल को जोड़ना या टेक्नोलॉजी ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं मुद्दा ये आएगा कि कुछ ऐसे दल हैं जिनके मतदाता टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, वो वर्चुअली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे दलों के सामने कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होगा। मेरे हिसाब से चुनाव आयोग को तमाम दलों के लिए, तमाम संचार के जो माध्यम है उनके ऊपर उनको समय प्रोवाइड करना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अभी 2 दिन पहले देखिए, एक तरफ कोविड की शुरुआत से ये समझ में तो आ रहा था कि धीरे धीरे डिजिटल की ओर बढ़ना होगा, और ऐसे में सबकी तैयारियों की भी बात आ जाती है।